वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग ठोस आकृतियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इस कंटेंट के माध्यम से देखे थे। ठीक है कि इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास किस किस के बेसिस होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं भाई। ठीक है कि घन और घनाभ ये दोनों चीज़ होती है, ये आपस में किस तरीके से होती है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है और किसके बेसिस पे होता है। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में आते हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। जो हमारे पास घन और घनाभ से रिलेटेड आया था, जो ठीक है घन और किससे रिलेटेड आया था, घनाभ से रिलेटेड जो हमारे पास आया था। ठीक है कि हमारे पास जो घन के बेसिस पे था, हमारे पास जो किसके बेसिस पे था भाई, घन के बेसिस पे था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि अगर हमारे पास घन के अकॉर्डिंग में जो आया था, हमारे पास क्या आया था, घन का आयतन, ये घन के आयतन के बेस पे था। तो इधर हमारे पास घनाभ का आयतन, ये हमारे पास घनाभ का आयतन के बेस पे था। ठीक है, ये घन का आयतन के बेस पे था। तो ये आप लोगों का किसके बेस पे है भाई, घनाभ का आयतन के बेस पे। ठीक है, तो ये आप लोग किसके बेस पे था, घनाभ का आयतन के बेस पे। तो इसको हम लोग घन का आयतन, इसको हम लोग घनाभ का आयतन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो घन के आयतन के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आता है वो आप लोगों का a क्यूब के बेस पे आता है। ठीक है, तो घनाभ का आएगा तो घनाभ का आएगा तो L B H के रूप में आता है। इस चीज़ को याद रखना। घन के रूप में हमारे पास ये जो चीज़ आएगा वो आप लोगों का इसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो घन का आयतन के बेस पे रहेगा, तो घन का आयतन के बेस पे हमारे पास a क्यूब रहता है और घनाभ का आयतन के बेस पे हमारे पास LBH रहता है। दूसरा, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास 4a का स्क्वायर के बेस पे होता है। तो इसमें क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आप लोगों का घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, तो ये आप लोगों का 2h ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो घन का आयतन a का क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास 2h ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन a का क्यूब के बेस से होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH के बेस होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर के बेस होता है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से होता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। तीसरा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6a का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर। तो घनाभ का देखते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस
HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, A क्यूब के बेसिस पे होता है, और घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A के स्क्वायर के बेस होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर के बेस होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन A का क्यूब के बेसिस से होता है, तो घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A के स्क्वायर के बेस होता है, तो घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A के स्क्वायर के बेस होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन A का क्यूब होता है, घन का आयतन A का क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर होता है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6A स्क्वायर के बेस पे होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन A का क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर के बेस पे होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन के बेस पे देखते हैं, तो घन का आयतन A का क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर होता है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन A का क्यूब के बेस पे देखते हैं, तो घनाभ का आयतन हम लोगों का LBH के माध्यम से होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर के बेस पे होता है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर के बेस पे होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन A का क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ की तुलना घनाभ के आयतन के बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि घन का आयतन A का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। तो एक चीज़ को हम लोग घन के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, दूसरे को हम लोग घनाभ के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो घन के आयतन के बेस पे हम लोग A क्यूब के माध्यम से देखे थे, दूसरा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4A के स्क्वायर के माध्यम से देखे थे, जैसे कि घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से देखे थे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से देखे थे। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6A स्क्वायर के माध्यम से देखे थे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से देखते हैं। घन का आयतन A का क्यूब के बेसिस पे होता है, तो घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर के माध्यम से होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6A स्क्वायर के माध्यम से होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। ये दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का चाहे वह भुजा के रूप में रहेगा, चाहे वह लंबाई के रूप में रहे, चाहे भुजा की लंबाई हो, चाहे वह चौड़ाई हो, चाहे वह ऊंचाई हो, ये तीनों एक रूप में होती है और तीनों क्या होती है, बराबर होती है। ये तीनों एक रूप में होती है, तीनों बराबर होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। लंबाई के बेस पे, इसकी चौड़ाई के बेस पे, इसकी ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं। तो लंबाई के बेस पे हम लोग इसका अलग होता है, चौड़ाई के बेस पे हम लोग देख सकते हैं, और ऊंचाई के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, चौड़ाई के माध्यम से देख सकते हैं, और ऊंचाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे होकर जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के
अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। इस चीज़ के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों के अकॉर्डिंग में क्या क्या क्वेश्चन हो जाएगा और किसके किसके बेसिस में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी तो हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो जिस तरीके से घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी के माध्यम से होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। लंबाई के बेस पे देखते हैं, चौड़ाई के बेस पे देखते हैं, ऊंचाई के बेस पे देखते हैं। एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, लंबाई के बेस पे देखते हैं, एक को चौड़ाई के बेस पे देखते हैं, एक को ऊंचाई के बेस पे देखते हैं। तो लंबाई के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो लंबाई के बेस पे देखते हैं, चौड़ाई के बेस पे देखते हैं, ऊंचाई के बेस पे देखते हैं। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, जबकि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि लंबाई के बेस पे देखते हैं, एक को चौड़ाई के बेस पे देखते हैं, एक को ऊंचाई के बेस पे देखते हैं। तो घनाभ का आयतन को हम लोग इसको एल के रूप में लिख सकते हैं, बी के रूप में लिख सकते हैं, एच के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी के माध्यम से ले सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से ले सकते हैं। एक लंबाई के अकॉर्डिंग में आ सकता है, एक चौड़ाई के अकॉर्डिंग में आ सकता है, एक ऊंचाई के माध्यम से आ सकता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग लंबाई के माध्यम से ले सकते हैं, एक को चौड़ाई के माध्यम से ले सकते हैं, एक को ऊंचाई के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई के माध्यम से हमारे पास हो जाएगा, एक हमारे पास चौड़ाई के माध्यम से हो जाएगा भाई। तो लंबाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, एक चीज़ को हम लोग चौड़ाई के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई के माध्यम से, चौड़ाई के माध्यम से। तो घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, और घनाभ का आयतन के बेस पे देखते हैं तो घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 6a स्क्वायर के बेस होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो ये दोनों के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों के बेस से तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि दोनों का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या होता है और दोनों का कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर घन का हमारे पास जो होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बारे में, हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है भाई, तो ये आप लोगों का 6a स्क्वायर से रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का डायग्राम के बेस पे हमारे पास ये चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग डायग्राम के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को घन के बेस पे जानते हैं, ये घन के बेस पे होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये आप लोगों का ए के बेस पे होता है, तो ये आप लोगों का बी के बेस पे होता है, ये आप लोगों का सी के बेस पे, ये डी ई एफ जी एच के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखते हैं तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ फलक 6 फलक होते हैं, इस कारण से यहाँ पर इतना होता है, क्योंकि घन में कुल 6 फलक होते हैं, इस कारण से यहाँ पर घन में कुल 6 फलक होते
हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, और घन में कुल 8 शीट्स होते हैं। तीसरा, घन में कुल 12 कोरें होती है। इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं और घन में कुल 12 कोरे होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो 6a का स्क्वायर आया है, ये 6a का स्क्वायर इसी कंटेंट के माध्यम से हमारे पास। ठीक है, ये 6a के बेस पे आया है। ये आप लोगों का, तो ये आप लोगों की क्या होती है? भुजा की लंबाई होती है। ये आप लोगों की भुजा की माप है। इसको हम लोग भुजा की माप के बेस पे देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं? इस चीज़ को हम लोग भुजा की माप के बेस पे देखते हैं। ये आप लोगों का जो कंटेंट आएगा, ये आप लोगों का भुजा की माप के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आता है, एक घन के बेस पे था और एक घनाभ के बेस पे था। ठीक है, घन के बेस पे था, एक घनाभ के बेस पे था। तो जिस तरीके से घन के बेस पे हम लोग एक देखे थे कि घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण होता है। ठीक है, और दूसरा, घन का आकाशीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे हमारे पास होता है a√2, आकाशीय विकर्ण के बेस होता है a√3। ठीक है, और घन का जो आयतन था, इसको भी इसमें अटैचमेंट कर लीजिए, a का क्यूब। और चौथा, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल को भी यहाँ पर अटैचमेंट कर लीजिए। और पांचवा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², इसको भी अटैचमेंट कर लीजिए। ठीक है, और घनाभ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को अब किसके बेस पे देखते हैं? अब भाई हम लोग इस चीज़ को अब हम लोग घनाभ के बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, ये घनाभ के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ का भी पृष्ठीय विकर्ण ये भी आप लोगों का a√2 के बेसिस पे होता है, जो कि आप लोगों के कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों का ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। आकाशीय विकर्ण के माध्यम से भी आप लोगों का a√3 के माध्यम से ही रहता है। बस इसकी पृष्ठ की चौड़ाई अलग होती है, चौड़ाई के बेस पे अलग होती है, ऊंचाई के बेस पे आप लोगों के पास क्या होती है? अलग अलग कंटेंट के माध्यम से होती है। तो ये दोनों तो आप लोगों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट जो होता है वो घनाभ का आयतन के बेस पे होता है, जो कि क्या होता है? LBH होता है। ठीक है, और दूसरा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ
का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 2h ब्रैकेट में होता है L प्लस बी। और तीसरा देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a अंडर रूट 2 के बेस पे हो जाएगा, और घन का आकाशीय विकर्ण a अंडर रूट 3, घन का आयतन a का क्यूब, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, और घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे तो LBH के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि उसका 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, और 2h प्लस L प्लस B के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ये दोनों कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों के अकॉर्डिंग में रहेगा, कि दोनों अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से घन का पृष्ठीय विकर्ण a अंडर रूट 2 के बेस पे होता है, किसके बेस पे होता है भाई, a अंडर रूट 2 के बेस पे होता है, और घन का आकाशीय विकर्ण किसके बेस पे होता है, a अंडर रूट 3 के बेस पे होता है। ठीक है, a अंडर रूट किसके बेस पे होता है, 3 के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि a अंडर रूट 3 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, और a अंडर रूट 2 के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a अंडर रूट 2 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, और घन का आकाशीय विकर्ण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं अंडर रूट 3 के बेस पे। ठीक है, और घन का आयतन a अंडर रूट 3 के बेस पे, और घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस पे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे, और घन का आयतन LBH के माध्यम से, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L प्लस D के माध्यम से, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो घनाभ का आयतन LBH, और घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L प्लस B हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a अंडर रूट 2 के बेस से हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से हो जाएगा, घन का आकाशीय विकर्ण a अंडर रूट 3 के बेस हो जाएगा, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L प्लस B के माध्यम से हो जाएगा, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा, घन का पृष्ठीय विकर्ण a अंडर रूट 2 होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घन का आकाशीय विकर्ण a अंडर रूट 2 होता है, a अंडर रूट 3 होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L प्लस B होता है, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम होता है। तो घन और घनाभ के सारे कंटेंट आपको इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग प्रवेश करते हैं बेलन की दुनिया में। बेलन, जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर के माध्यम से बोलते हैं। ठीक है, तो बेलन एक बेलनाकार आकृति की होती है। बेलन एक बेलनाकार आकृति की होती है, जिसका निचला भाग गोलीय होता है, जिसका निचला भाग वक्रीय होता है, जिसका निचला भाग गोलीय एवं वृत्तीय होता है, वृत्तीय अर्थात वृत्ताकार होता है,
अर्थात क्या होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो बेलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। बेलन के अकॉर्डिंग में आपके पास जो कंटेंट आएगा वो आप लोग पास इस तरीके से रहेगा, जो कि बेलन के अकॉर्डिंग में रहेगा। जो आप लोग सिलेंडर भी देखते हो, सिलेंडर के माध्यम से हमारे पास ये जो कंटेंट आता है, ये आप लोगों के पास भी आप लोगों का ये क्या है, बेलन के माध्यम से ही आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों का बेलन शक्ति के माध्यम से आता है। ठीक है, जो बेलन आप लोग देखे होंगे वही बेलन है। तो बेलन एक बेलनाकार आकृति होती है जिसका नीचे भाग गोलीय एवं वृत्तीय अर्थात वृत्ताकार होता है। तो बेलन के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। बेलन के अंतर्गत में आप लोग के पास ये जो आप लोगों का हाइट के बेस पे होता है, जो रेडियस के बेस पे आप लोग के पास जो रहता है, ठीक है, त्रिज्या के बेस पे होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बेलन में हम लोग इस चीज़ के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसकी त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा और इसके वृत्तीय परिधि के बेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा। ये हाइट के बेसिस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेलन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, बेलन के बेस पे देखते हैं हमारे पास। तो बेलन के अंतर्गत में आप लोगों को ये चीज़ जानना जरूरी होगा सिलेंडर के बेस पे कि जो हमारे पास जो त्रिज्या के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर, जो इसकी व्यास होती है डायमीटर 2r होता है, इसका दोगुना, परिधि सरकमफ्रेंस को देखते हैं भाई, टू पाई आर, क्षेत्रफल देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये न्यू कंटेंट के अनुसार से आप लोगों के पास ये स्टार्ट होता है टॉपिक के बेस पे। घन और घनाभ का तो कंप्लीट हो गया, अब अगला है बेलन के बेस पे। तो बेलन के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं कि बेलन के बेसिस पे क्या होगा। तो हमारे पास रेडियस के बेस पे आर को यूज करते हैं, डायमीटर के बेस पे 2r, परिधि के बेस पे 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोगों का पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है। वो किसके बेसिस पे होता है भाई, वो आप लोगों का पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को यूज करेंगे, चाहे त्रिज्या के बेस पे आर के अकॉर्डिंग में, व्यास में 2r के बेस पे, परिधि में 2 पाई आर के बेस पे, वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या के बेस पे हमारे पास आर आता है, व्यास 2r आता है, परिधि में 2 पाई आर आता है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रमिति में अगर ये चारों को नहीं पढ़े तो किसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़े। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा आता है, चाहे इसको पढ़ना पड़े या ना पढ़ना पड़े। ठीक है, त्रिज्या के बेस पे हम लोगों का रेडियस आर के बेस पे दर्शाते हैं, व्यास 2r होता है, त्रिज्या के दोगुना, परिधि में 2 पाई आर, अटैचमेंट होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को रेडियस के बेस पे देखते हैं, ठीक है, हम लोग इस चीज़ को किसके बेस पे देखते हैं भाई, रेडियस के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये कंटेंट आता है भाई। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आप लोग त्रिज्या के बेसिस पे होता है। अगर ये आप लोगों का अगर वृत्त की परिधि से होकर के ये गुजरता है, ये व्यास होता है, ये आप लोगों का जीवा के माध्यम से होता है, ये आप लोगों का त्रिज्या के माध्यम से होता है, जो कि केंद्र से खींची जाती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये आप लोगों का केंद्र के बेसिस पे है, मान लेते हैं ये वो आपका क्या है, केंद्र है, ये आपका केंद्र है, ये आप लोगों का त्रिज्या है, ये आप लोगों का परिधि है, इसको जीवा बोलते हैं। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। ये आप लोगों का क्या कहलाता है, व्यास। ये जीवा, ये परिधि, ये केंद्र, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से। ठीक
ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि व्यास के बेस पे क्या होता है, जीवा के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है और केंद्र के बेसिस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो केंद्र के बेस पे देख सकते हैं, जीवा के बेस पे देख सकते हैं भाई, ये जीवा के बेस पे क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, केंद्र के बेसिस से हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक व्यास के बेस पे होता है, एक आप लोग के पास जीवा के बेस पे होता है, एक परिधि के बेस पे होता है, एक केंद्र के बेस पे होता है, एक आप लोगों का त्रिज्या के बेस पे होता है। ठीक है। तो त्रिज्या के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, व्यास, जीवा, परिधि, केंद्र, त्रिज्या के माध्यम से। ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग जब भी देखते हैं तो त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास ये जो चीज़ आता है रेडियस, रेडियस को ही तो त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। स्मॉल ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो केंद्र से मूल बिंदु, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली बिंदु, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। वृत्त केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं, केंद्र से खींची गई, केंद्र से खींची गई वृत्त की, केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं, केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग केंद्र से हम लोग परिधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। त्रिज्या को स्मॉल आर से, त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को आर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या को आर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिज्या के बेस पे तो आप लोग इस चीज़ को जान गए भाई कि त्रिज्या के बेस पे क्या होता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को
आर से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग केंद्र के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बेसिस पे देख सकते हैं, केंद्र के बेसिस पे देख सकते हैं। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो त्रिज्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? आर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग के आर के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई, कि आर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई किसके बेस पे? त्रिज्या के बेस पे, कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्या को आर से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी रेडियस की बात आती है तो यहाँ पर स्मॉल आर आता है। ठीक है, जब भी आप लोग त्रिज्या की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्मॉल आर के बेसिस पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या के बेसिस पे रहेगा तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को आर से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिज्या के माध्यम से जब भी आप लोगों को डेफिनेशन पूछा जाएगा तो डेफिनेशन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को मान सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी त्रिज्या की बात आती है तो त्रिज्या के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को मान सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी त्रिज्या के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो त्रिज्या के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिज्या का डेफिनेशन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या, आप लोग पूछा जाएगा कि त्रिज्या किसके बेसिस पे होता है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी त्रिज्या के बेसिस पे आप लोगों को जो भी परिभाषा पूछा जाएगा तो इस त्रिज्या के माध्यम से आप लोग परिभाषा के अकॉर्डिंग में आप लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी आप लोग त्रिज्या के माध्यम से रहेगा या व्यास के माध्यम से रहेगा, केंद्र के माध्यम से रहेगा या जीवा के माध्यम से रहेगा, परिधि के माध्यम से रहेगा, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो त्रिज्या आर के बेस पे क्या है कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में
बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को मान सकते हैं भाई रेडियस आर के बेसिस पे कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी व्यास, त्रिज्या, परिधि केंद्र के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी त्रिज्या की बात किया जाएगा तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से खींची गई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिज्या के बेसिस पे यह हो गया। अब दूसरा हम लोग जानते हैं भाई व्यास के बेसिस पे। अब यहाँ से हम लोग इसको व्यास के बेस पे देखते हैं। व्यास के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, व्यास के बेस पे देखते हैं, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसी को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। ये केंद्र है ना आप लोगों, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास के बेसिस पे बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। अब यहाँ से व्यास की परिभाषा के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। व्यास यहाँ पर दो तरीके से होती है इसकी परिभाषा। ठीक है, वृत्त के केंद्र से गुजरने, वृत्त की केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। अथवा यहाँ पर ये चीज़ को लिख सकते हो अथवा के माध्यम से, अथवा ये लिख सकते हो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ये आप लोगों के व्यास के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अथवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि व्यास के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग डायमीटर हो जाएगा। तो वृत्त का चूँकि यहाँ पर वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या रेडियस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डायमीटर 2 × यहाँ पर रेडियस होता है। ठीक है, इसलिए D = यहाँ पर कितना होता है, 2R। ये आप लोगों का क्या होता है, फार्मूला। ठीक है, तो व्यास के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो इस केंद्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वृत्त के केंद्र के बेसिस पे क्या हो जाएगा, और इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के माध्यम से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। अथवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास 2 × त्रिज्या के बेस पे होता है। डायमीटर = 2 × रेडियस के बेस पे हो जाएगा। D = 2R के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा। तो जब भी व्यास पूछा जाएगा आप लोगों को
क्या पूछा जाएगा भाई, व्यास पूछा जाएगा। तो व्यास के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या के बेस हो जाएगा। अब डायमीटर के बेस पे देखते हैं तो 2 इंटू रेडियस के बेसिस पे हमारे पास हो जाएगा। क्लियर। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बेस होता है। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। डी इक्वल टू 2 इंटू आर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। डी इक्वल टू 2 आर इक्वल टू फार्मूला के बेस हो जाएगा। ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है, अथवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है। तो वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बेस पे देख सकते हैं। डायमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 2 इंटू रेडियस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है, अथवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बेस होता है। डायमीटर 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। डी इक्वल टू 2 आर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्यास किसको कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या के बेस होता है। डायमीटर के बेस पे 2 इंटू रेडियस के बेस होता है। डी इक्वल टू 2 आर के बेसिस पे हो जाएगा। तो व्यास के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त की क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास होता है 2 इंटू त्रिज्या के बेसिस होता है। डायमीटर के बेस पे देखते हैं 2 इंटू रेडियस के बेसिस पे देखते हैं। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। चूंकि वृत्त का व्यास 2 इंटू रेडियस के बेस होता है। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 2 आर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्यास क्या होता है। तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, या जो है तो त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास कहलाती है। परिधि के एक बिंदु परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर डायमीटर व्यास के बारे में जान रहे हैं भाई। ठीक है। तो इतने में आप लोगों को व्यास का परिभाषा भी याद हो गया होगा। व्यास किसको कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा। डायमीटर के बेस पे हो जाएगा। 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 2 आर के बेसिस हो जाएगा, जो कि फार्मूला के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। डी इक्वल टू 2 आर के बेसिस हो जाएगा। तो इस व्यास के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। जिस तरीके से त्रिज्या के माध्यम से हम लोग सॉल्व किए कि यहाँ से हम लोग के वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई बिंदु, केंद्र से परिधि पर खींची गई जो भी बिंदु होती है, रेखा होती है, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से खींची गई समस्त जो त्रिज्याएं होती है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, एक समान होती है, आपस में बराबर होती है, जो कि केंद्र से खींची जाती है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग केंद्र से वृत्त पर अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हम लोग व्यास के बारे में देख रहे हैं। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू आर के बेस होता है। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, मतलब त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। ठीक है। अगर त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रेडियस के बेस पे देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, अगर इस चीज़ को रेडियस के बेस पे देखते हैं और एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर किसके बेस पे देखते हैं, डायमीटर के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग डायमीटर के बेस पे देखते हैं। ठीक है। मतलब ये रेडियस के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास रेडियस के अकॉर्डिंग में क्या होता है, हमारे पास अगर आर इक्वल टू देखेंगे तो d/2 के बेस पे हो जाएगा, ये इस चीज़ को हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, 2r के बेसिस पे होता है, अगर फार्मूला के बेस पे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का त्रिज्या के बेसिस पे है और ये आप लोगों का व्यास,
ये आप लोग व्यास के बेसिस पे है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में अगर डी के बेस पे है, अगर यहाँ पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से r इक्वल टू कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू आर, मतलब d का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 14, तो d का वैल्यू हो जाएगा 14 टू 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर त्रिज्या r का वैल्यू दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, r के बेसिस पे 9 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर दूसरा में हम लोग व्यास के बेस पे निकालेंगे इस चीज़ को 2 इंटू आर के बेस पे 2 इंटू 9 हो जाएगा, तो r के बेस पे हो जाएगा 9 टू 18 सेंटीमीटर, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है भाई। ठीक है। यहाँ से तो आप लोग इस चीज़ को 2 कॉन्सेप्ट को समझ गए कि त्रिज्या के बेस पे हम लोग देखते हैं और व्यास के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है। एक तो हम लोग त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग व्यास के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, किसके बेसिस पे आता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, तो आर के बेस पे हमारे पास क्या आता है d/2 आता है, व्यास के बेस पे देखते हैं तो d इक्वल टू 2r आता है। ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा, व्यास के बेस पे हो जाएगा, इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि त्रिज्या r के बेसिस पे हमारे पास d/2 होता है, जबकि व्यास इक्वल टू d इक्वल टू 2r होता है। ठीक है। त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, 2 गुना। अगर त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उसका 2 गुना व्यास कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका उल्टा चलते हैं भाई, अब इसका उल्टा कंटेंट के बेस पे चलते हैं। अगर आपके पास ये व्यास के माध्यम से है अगर यहाँ पर हमारे पास व्यास के बेसिस पे है डायमीटर के बेस पे हमारे पास d इक्वल टू अगर कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों को रेडियस फाइंड आउट करना है, त्रिज्या। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, त्रिज्या r इक्वल टू d/2 हो जाएगा, मतलब 17/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 तरीके से आना चाहिए, दोनों तरीके से। ठीक है। d का वैल्यू अगर 17 है और यहाँ से आप लोगों को रेडियस फाइंड आउट करना रहेगा, तो r का वैल्यू आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर d इक्वल टू 62 सेंटीमीटर है, 62 सेंटीमीटर है, तब की स्थिति में देखिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर त्रिज्या और व्यास के बेस पे देखें कि त्रिज्या था तो व्यास ज्ञात करना था, अब यहाँ पर व्यास दिया है तो त्रिज्या ज्ञात करना है भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से r इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d/2 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 62/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा, तो r का वैल्यू हो जाएगा 31 सेंटीमीटर, मतलब 31 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग त्रिज्या से व्यास में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रेडियस को डायमीटर में कर सकते हैं और डायमीटर को रेडियस में कर सकते हैं। ठीक है। रेडियस को डायमीटर में कर सकते हैं और डायमीटर को रेडियस के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि डायमीटर के बेस पे क्या हो जाएगा और रेडियस के बेस पे क्या हो जाएगा, रेडियस रहेगा तो डायमीटर के बेस पे क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ को आप लोग यहाँ से ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या r इक्वल टू डी बाई टू के बेसिस पे है, व्यास d इक्वल टू 2r के बेसिस पे है। तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे, तो d इक्वल टू 2 इंटू आर के बेसिस पे देखते हैं तो 14 टू 28 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। त्रिज्या r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, तो r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास d इक्वल टू 2 इंटू आर के बेस हो जाएगा, तो 9 टू 18 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो व्यास d इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या रेडियस r इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई टू 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। d इक्वल टू 62 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई टू 62/2 के माध्यम से हो जाएगा, तो 31 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो r इक्वल टू 31 सेंटीमीटर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 31 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो व्यास d के बेस पे देखते हैं तो 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r के बेस पे 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। d इक्वल टू 62 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल टू 31 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक को रेडियस के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और एक को व्यास के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का तो हो गया त्रिज्या और व्यास के बेस हो जाएगा। अब जब जीवा के माध्यम से आपके पास आता है भाई, ठीक है, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर जीवा के माध्यम से आता है तो जब जीवा के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो जीवा के माध्यम से जब हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ को आप लोग, ये आप लोगों की जीवा कहलाती है, ठीक है। परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु होती है ये आप लोगों की जीवा के बेसिस पे होता है, ये आप लोगों के किसके बेसिस होता है, जीवा के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो वृत्त के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों की जीवा कहलाती है, ठीक है। तो वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जीवा के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। तो वृत्त के अंदर के बेस पे जानते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर हमारे पास केंद्र है तो ये आप लोगों का परिधि होता है, ये केंद्र होता है तो ये आप लोगों का क्या होता है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग जीवा की बात करते हैं। तो वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो ये आप लोगों के जीवा के बेस हो जाएगा। जीवा के बेस पे जब हम लोग इसको कोड़ा के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं तो जीवा के माध्यम से आप लोगों को परिभाषा के माध्यम से इसको जानना है भाई, ठीक है। कि जीवा क्या होता है, जीवा का चापकर्ण क्या होता है, ये सारी चीज़ को भी जानना आप लोगों की बहुत ही जरूरी होता है। तो जीवा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो ये जीवा के अंतर्गत हो जाएगा कि वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, यहाँ पर जीवा इस तरीके से भी हो सकता है, परिधि के इस बिंदु पर ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। बस केंद्र को छोड़ देना इस तरीके से, क्योंकि वो व्यास कहलाता है, ये ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, जीवा के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग परिधि, क्षेत्रफल और परिधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बेस पे देखते हैं। तो ये आप लोगों का जो ये सरकमफ्रेंस होता है ये आप लोगों का परिधि होता है। ये गोल वृत्त के चारों तरफ का जो घेराव है वही आप लोगों का क्या होता है, परिधि होता है। वृत्त की चारों तरफ का जो घेराव होता है, वृत्त के चारों तरफ का वलय, वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण मतलब जो आप लोगों का क्या है, घेराव है, क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ वलय का आवरण होता है, जो घेराव होता है, ये आप लोगों का चारों तरफ का, उसको हम लोग परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है,
टू पाई आर होती है, जहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू यह होता है आप लोगों का त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि के लिए हम लोग जब भी सूत्र के माध्यम से देखते हैं तो परिधि में आप लोगों का 2 पाई आर आता है। ठीक है, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा परिधि के माध्यम से, क्योंकि परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर सूत्र के माध्यम से देखेंगे तो C इक्वल टू यहाँ पर होता है 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14 के बेस पे होता है। ठीक है, 22/7 या 3.14 के बेसिस पे हम लोगों को लिया जाता है। तो इस वृत्त के चारों तरफ का जो वलय का आवरण होता है भाई, ठीक है, ये तो केंद्र हो गया आप लोगों का, ये वृत्त का क्या है केंद्र के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर परिधि के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण घेराव क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। वृत्त के चारों तरफ का वलय का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है भाई, परिधि कहलाता है। तो ये परिधि के बेसिस पे हो जाएगा, परिधि के अंतर्गत हो जाएगा कि वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण घेराव वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बेसिस पे होता है। वृत्त की परिधि किसके बेसिस पे होता है भाई, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बेसिस पे होता है। तो 2 पाई आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 2 पाई आर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके बेसिस में हो जाएंगे। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण घेराव वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, जहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या के बेस पे होता है। ठीक है, तो परिधि के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 पाई आर के बेसिस होता है, C इक्वल टू 2 पाई आर हो जाता है, पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस हो जाएगा, जो कि 3.14 के बेसिस हो जाएगा। तो वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण घेराव परिधि कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण घेराव वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या के बेस हो जाएगा। तो परिधि इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, C इक्वल टू 2 पाई आर के बेसिस हो जाएगा, जो कि पाई इक्वल टू 22/7 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, या इसको 3.14 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो वृत्त की परिधि के बेस पे आप लोग का 2 पाई आर के बेसिस हो जाएगा। जब भी परिधि के माध्यम से आप लोग देखना चाहेंगे तो परिधि के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि वृत्त की परिधि के बेस पे आप लोग देखना चाहेंगे तो वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण जो घेरा होता है वही वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या के बेसिस हो जाएगा। परिधि 2 पाई आर के बेसिस हो जाएगा, C इक्वल टू 2 पाई आर के बेस हो जाएगा, और पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस हो जाएगा, जो कि 3.14 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण घेराव क्या कहलाते हैं, वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि के अंतर्गत आप लोगों का 2 पाई आर आता है, 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या के बेसिस हो जाएगा। तो परिधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई 2 पाई आर के बेसिस पे कि C इक्वल टू 2 पाई आर, पाई इक्वल टू 22/7, 3.14 के बेसिस पे आप लोग पास हो जाएगा। अब क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग देखते हैं, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में आता है। ठीक है, वृत्त का किसके बेस पे आता है, क्षेत्रफल के बेस पे आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी एरिया रहते हैं उसको हम लोग क्षेत्रफल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत रखते हैं, क्षेत्रफल के अंतर्गत रखते हैं। जो भी एरिया के अकॉर्डिंग में रहता है उस चीज़ को हम लोग क्षेत्रफल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्षेत्रफल के बेसिस पे आ जाएगा, जो वृत्त की परिधि के अंतर्गत आता है। तो वृत्त के चारों तरफ का वलय का आवरण घेराव क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि के अंतर्गत 2 पाई आर आता है, जिसके अंतर्गत 2 इंटू पाई इंटू आर रेडियस के बेस पे त्रिज्या के बेस पे रहता है। तो परिधि के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, और त्रिज्या के माध्यम से देखना चाहेंगे तो रेडियस के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक आप लोग रेडियस के बेस पे आप लोग देख सकते हैं, एक को हम लोग वृत्त की परिधि के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, पहला क्या होता था, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या r के बेस से होता था। वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि फिर बेलन में आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है, तभी बेलन समझ में आएगा। 2 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। वृत्त का व्यास के माध्यम से देखेंगे तो 2 आर आ जाएगा। वृत्त की परिधि के माध्यम से देखेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर
स्क्वायर के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि वृत्त की त्रिज्या r होती है, वृत्त का व्यास 2r होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। तो वृत्त की त्रिज्या r होती है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। वृत्त की त्रिज्या r होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या r होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेस होता है। पाई का मान 22/7 के बेसिस होता है। पाई का मान कितना होता है भाई? तो पाई का मान 22/7 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग 22/7 के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या r होती है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr के बेसिस होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे होता है। ठीक है, किसके बेसिस हो जाएगा? πr स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आ जाएगा कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा या परिधि के दृष्टि से आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा, चाहे त्रिज्या के बेस पे हो, चाहे व्यास के बेस पे हो, चाहे परिधि के बेस पे हो। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से मान लेते हैं कि एक त्रिज्या दिया गया है। पहला है किसी पहिए की त्रिज्या किसी फॉर एग्जाम्पल है ना, किसी पहिए की त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका व्यास ज्ञात करना है हम लोगों को। व्यास ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है और क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। पहिए की त्रिज्या r के बेस पे तो आप लोगों के पास दे दिया गया 12 सेंटीमीटर के बेस पे। किसके बेस पे दे दिया गया भाई? 12 सेंटीमीटर के बेस पे दे दिया गया है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या r होती है, इस चीज़ को जानते हैं। वृत्त का व्यास 2r होता है, इसको जानते हो। वृत्त की परिधि 2πr होता है, इसको जानते हो। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, इस चीज़ को जानते हो। अब हमको व्यास निकालना है, परिधि निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है भाई। हमको क्या निकालना है? व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। व्यास, परिधि और क्षेत्रफल हमको इस चीज़ को निकालना है। ठीक है, तो व्यास, परिधि और क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाएगा इस कंटेंट के माध्यम से जानते हैं। तो किसी पहिए की त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, व्यास के बेस पे हम लोग जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं, क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो किसी पहिए की त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास के बेस पे देख सकते हैं, परिधि के माध्यम से देख सकते हैं, क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो किसी पहिए की त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो व्यास के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे। तो वृत्त की त्रिज्या r होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस होता है। किसी पहिए की त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को भी ज्ञात कर सकते हैं कि व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, परिधि के बेस पे क्या हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग हम लोगों को यहाँ से ज्ञात करना रहेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से व्यास ज्ञात करते हैं भाई। अगर यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास अगर व्यास देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, व्यास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस के बेस पे होता है। ठीक है, चूँकि व्यास का मान ये होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए व्यास का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है। चूँकि दिया है, हल करते हैं, त्रिज्या दिया है, r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, व्यास का मान यहाँ से 12 टू 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला तो व्यास निकल गए, यहाँ से व्यास निकालने का था। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, परिधि, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्षेत्रफल।
ठीक है। तो पहला व्यास के बेस पे 2 इंटू त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा, तो व्यास के अकॉर्डिंग 2 इंटू 12 के बेसिस हो जाएगा, तो ये 24 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है। तो दिया है आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे, तो व्यास इक्वल हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा। तो व्यास के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, 2 इंटू 12 के बेसिस हो जाएगा, तो ये 24 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो व्यास इक्वल हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा? तो व्यास इक्वल हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा, व्यास इक्वल 2 इंटू 12 के बेस हो जाएगा, तो व्यास के अकॉर्डिंग में 24 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो दिया है आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बेसिस पे है, और व्यास के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या के बेसिस पे है, तो व्यास इक्वल टू 2 इंटू 12 के बेसिस हो जाएगा, तो व्यास इक्वल टू 24 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग चार निकालते हैं भाई। दूसरा क्या हो जाएगा? परिधि। तो यहाँ पर जानते हैं, चूँकि परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। तो यहाँ से परिधि का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई आर के बेसिस पे निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना देगा? 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए परिधि का मान कितना आ जाएगा भाई? अगर इस चीज़ को देखेंगे तो 12 दूनी 24, 24 पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू भी रख सकते हो, नहीं रखोगे तो फिर भी चलेगा। क्लियर। यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि यह किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है। तो व्यास के बेस पे लिख सकते हैं, परिधि के बेस पे लिख सकते हैं, व्यास के बेस पे लिख सकते हैं, और किसके बेस पे लिख सकते हैं? परिधि के बेस पे लिख सकते हैं। ठीक है। कि व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा? परिधि के बेस पे क्या हो जाएगा? तो व्यास के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो 2 इंटू रेडियस के बेस पे आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? त्रिज्या के माध्यम से हो जाएगा। व्यास के माध्यम से लिखते हैं तो 2 इंटू 12 के माध्यम से हो जाएगा, व्यास इक्वल टू हो जाएगा 12 टू 24 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। परिधि के माध्यम से लिखेंगे तो 2 पाई आर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू 12 के बेसिस हो जाएगा, तो परिधि इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 पाई के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। 12 टू 24 और अटैचमेंट में क्या है? पाई के बेस हो जाएगा। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। अब चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और आर का वर्ग कितना दिया गया है? आर का मान दिया गया 12 का स्क्वायर दिया गया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ से पाई इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है 144 के बेस से होता है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 144 पाई, और यही आप लोगों का क्या रहेगा भाई? आंसर के बेस पे रहेगा। ठीक है। यही आप लोगों का क्या रहेगा? आंसर के बेसिस पे रहेगा। तो वृत्त की त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, वृत्त का व्यास 2r के बेसिस पे होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, किसी पहिए की त्रिज्या आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होता है, व्यास और परिधि और क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बेसिस हो जाएगा, व्यास 12 टू 24 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर के बेसिस हो जाएगा और परिधि 24 पाई हो जाएगा, क्योंकि 12 टू के बेस हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे करेंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 के स्क्वायर के बेस हो जाएगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू 144 के बेस हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो दिया है आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, व्यास 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा, तो व्यास 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, परिधि के बेस पे देखते हैं तो 24 पाई के बेस हो जाएगा। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो आर का वैल्यू 12 के बेस पे हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 144 पाई के बेस हो जाएगा। ठीक है।
तो ये वृत्त के अंतर्गत हमारे पास त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल के अंतर्गत था। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे जो बेलन के बेस पे है। ठीक है, बेलन के अंतर्गत में हमारे पास जो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले भाई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ को जान गए, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और वृत्त की त्रिज्या से व्यास कैसे ज्ञात किया जाता है, व्यास से परिधि कैसे ज्ञात किया जाता है, परिधि से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, त्रिज्या किसके माध्यम से होता है, व्यास किसके माध्यम से होता है, परिधि किसके माध्यम से होता है, क्षेत्रफल किसके माध्यम से होता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने इन सब का एनालिसिस किया। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।